को सुझाव दिया था कि महेश जब पहली बार विदेश गया था तब माधुरी प्रेग्नेंट थी। इसलिए महेश का खून होने के नाते माधुरी ने जिसको भी जन्म दिया हो उसे उन लोगों को अपना लेना चाहिए। महेश ने लता को कह दिया था कि वो माधुरी का नाम तक नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर लता ने चैन की सांस ली। वो महेश के जवाब से काफी संतुष्ट थी, लेकिन चेहरे पर उसने मायूसी के हाव भाव लाते हुए महेश से कहा, मैं समझती हूँ कि आप माधुरी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन उसका बच्चा तो आपका ही है ना। अगर उसे। लता अपनी बात पूरी करे उससे पहले महेश ने चिल्ला दिया, बस लता, उस नाजायज बच्चे को तुम मेरा क्यों बता रही हो? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, ध्रुव, और जहां तक गायत्री का सवाल है उसे मैं अपनी बेटी मान लूंगा, लेकिन माधुरी के नाजायज बच्चे के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। वो जिए या मरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपना सर झुकाकर महेश से माफी मांगी कि वो आगे कभी महेश को इस मामले में कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेगी। उसके बाद दोनों में यहाँ वहाँ की बातें चलती रहीं और फिर उन लोगों ने अगले दिन आहूजा निवास जाने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गायत्री उठ गई थी। सबसे पहले तैयार होकर वो हॉल में बैठ गई थी। दूसरी तरफ रुद्र बालकनी में सिगरेट पी रहा था। रुद्र की माँ मधु रुद्र के पास आई और बालकनी की खिड़की बंद करके रुद्र से पूछा, बेटा, जैसा कि मैंने तुझे कहा था, कल रात गायत्री से बात करके तूने उसे मना लिया था ना? अब वो हमसे नाराज तो नहीं है ना? रुद्र ने मुंह से धुआं निकालते हुए जवाब दिया कि उसने गायत्री से कोई बात नहीं की, वो उसके लिए सरदर्द है। ये सुनकर मधु ने एक आह भरी और रुद्र को बताया कि वो समझती है कि उसका और गायत्री का रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उसे खुद को भी गायत्री पसंद नहीं है, लेकिन इस घर में हुए हादसे की वजह से लगभग उसकी जान जाने वाली थी। अगर उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो महेश दीक्षित आहूजा ग्रुप के बदले किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। रुद्र भी यही सोच सोचकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे तो यही लगा था कि गायत्री का बाप एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि गायत्री की माँ महेश दीक्षित जैसे पावरफुल आदमी से शादी कर लेगी। रुद्र काफी लंबे समय से महेश दीक्षित को अप्रोच कर रहा था। अपनी कंपनी के साथ महेश दीक्षित काम करे, इसलिए रुद्र ने बहुत सारा पैसा और वक्त दोनों ही लगाया था, लेकिन अब उसकी सारी मेहनत पर पानी फिरने का रिस्क था। अगर महेश दीक्षित अपनी सौतेली बेटी को अपनी बेटी की तरह अपना लेगा तो इसका मतलब ये होगा कि रुद्र कभी गायत्री को छोड़ नहीं पाएगा। रुद्र ने मधु से कहा, माँ, वैसे भी हमारी कंपनी की गार्डन डिजाइन टीम ठीक ही है। ये सुनते ही मधु ने रुद्र को तुरंत जवाब दिया कि वो टीम महेश दीक्षित जैसे इंटरनेशनल डिजाइनर को कैसे टक्कर दे पाएगी, और अगर महेश आहूजा ग्रुप के साथ ना जुड़ना चाहे तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो उनकी राइवल कंपनीज में से किसी के साथ जुड़ गया तो? रुद्र को भी यही डर तो था ही। मधु ने रुद्र से कहा, देखो बेटा, गायत्री वैसे तो ठीक ठाक ही है, थोड़ी नकचड़ी है बस। ऐसा करेंगे कि तुम्हारी शादी होने के बाद मैं अलग रहने चली जाऊंगी। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मधु को बताया कि अब सिर्फ मधु ही तो उसका परिवार है, वो उसे अपने से कैसे दूर जाने दे सकता है। उसके बदले वो गायत्री के लिए दूसरा घर खरीद लेगा। रुद्र की बात पर मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कहीं भी रह लूंगी बेटा, बस तू मुझे कभी भूलना मत। रुद्र आगे कुछ कहे उसके पहले बालकनी की फ्रेंच विंडो खुली और गायत्री बालकनी में आई, लेकिन धुएं की बदबू आते ही खिड़की के पास ही रुक गई और उसने रुद्र को डांटा कि वो उसे कितनी बार कह चुकी है कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए सिगरेट का धुआं ठीक नहीं है। रुद्र स्मोकिंग बंद क्यों नहीं कर देता? गायत्री की आवाज सुनकर रुद्र उसकी तरफ मुड़ा। गायत्री ने आज सफेद ड्रेस पहनी थी और बाल भी खुले थे। ये देखकर रुद्र को याद आया कि उस दिन यॉट पार्टी में अंतरा अलौकिक लग रही थी। उसे देखकर रुद्र कुछ देर के लिए भूल गया था कि वो कहाँ था, लेकिन अभी गायत्री को देखकर उसे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था। पहले तो गायत्री की स्किन अंतरा जैसी गोरी थी नहीं,
ऊपर से अंतरा के पतले और लंबे शरीर की वजह से वो ड्रेस उसे और सुहावना बना रहा था। लेकिन गायत्री अंतरा की तरह लंबी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने पहने ड्रेस की झालर जमीन से लटक रही थी, जिसकी वजह से उसका ड्रेस नीचे से गंदा हो गया था। रुद्र को अपने सामने हंसते हुए देखकर गायत्री ने उसे पूछा कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। रुद्र ने बिना हिचकिचाए गायत्री को बताया कि वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो ड्रेस गायत्री को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। उस ड्रेस में वो बहुत बेहुदा लग रही है। रुद्र ने गायत्री को बताया कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अंतरा जैसी कभी नहीं बन पाएगी। रुद्र ने इस तरह मुंहफट होकर ये सब बोल दिया, इसके लिए गायत्री को अपमानित महसूस हुआ। उसने रूखे लहजे में रुद्र से कह दिया, तुम्हें मेरी जितनी बुराई करनी है कर लो रुद्र, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद तो मुझे कुछ कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होने वाली। और रही बात इस ड्रेस की, तो मैंने ये ड्रेस इसीलिए पहनी है क्योंकि मुझे पसंद है और मैं जब चाहे इसे पहनूंगी। ये सुनकर रुद्र गायत्री को घूरते हुए बालकनी से हॉल में चला गया और टीवी ऑन करके CNBC चैनल लगा दिया। गायत्री रुद्र को घूरती रही। उसके पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके बाद गायत्री ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर रुद्र के पास जाकर कहा, रुद्र, मेरे पेरेंट्स पहली बार घर आ रहे हैं, हमें उन लोगों को मिलकर वेलकम करना चाहिए। रुद्र ने गायत्री से कह दिया कि गायत्री को जो करना है करे, लेकिन उसे अभी न्यूज़ देखनी है। गायत्री ने रुद्र को याद दिलाया कि वो उसके होने वाले बच्चे का बाप है। क्या अपने सास ससुर को वेलकम करना उसका फर्ज नहीं है? रुद्र ने जवाब दिया कि अब तक उन दोनों की शादी नहीं हुई है। गायत्री ने रुद्र को टोका कि उसके पेरेंट्स पहुंचने वाले हैं और फिर भी रुद्र ऐसे पेश आ रहा है। और फिर उसने रुद्र को याद दिलाया कि उसके पिता आहूजा ग्रुप के साथ सिर्फ गायत्री की वजह से जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। अगर रुद्र उससे शादी नहीं करेगा तो उसे महेश दीक्षित के साथ हुई डील से भी हाथ धोना पड़ेगा। गायत्री की धमकी सुनकर मधु गायत्री के पास आई और उसे समझाने लगी कि वो रुद्र की बात का बुरा न माने। रुद्र थोड़ा टेंशन में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। मधु की बात सुनकर गायत्री उसकी तरफ मुड़ी और उसे कहा, अच्छा, जितने प्यार से मुझे समझा रहे हो उतने प्यार से हॉस्पिटल में खुद को और रुद्र को क्यों नहीं समझाया? जब मैं मौत के मुंह में थी तब तो आपने भी ब्लड डोनर ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। आप ये बात भूल गई थी कि जो अंतरा आपको नहीं दे पाई वो मैं देने वाली हूँ। अपना मुंह बंद कर। मधु कोई जवाब दे उससे पहले रुद्र रिमोट पटकते हुए उठा और गायत्री पर चिल्लाया। रुद्र ने आगे कहा, भले ही आहूजा ग्रुप की महेश दीक्षित से डील हुई हो, लेकिन अगर तूने मेरी माँ से इस तरह बात की तो इसी वक्त तुझे घर से निकाल दूंगा। ये सुनते ही गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुद्र को उसके साथ इतना रूडली बात करते कभी नहीं देखा था। उसी वक्त डोरबेल बजी। मधु ने टिश्यूज निकालकर गायत्री को दिए और बताया, तुम्हारे पेरेंट्स ही आए होंगे और अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो लोग दुखी हो जाएंगे। इतना बोलकर मधु ने रुद्र को गायत्री को बिठाने को कहा और खुद दरवाजा खोलने गई। गायत्री इंतजार करती रही कि रुद्र उसके पास आएगा, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर गायत्री को गुस्सा आया। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने लता और महेश थे। उसने हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए समधन जी आइए। शायद आपके जितना बड़ा घर तो नहीं होगा हमारा, लेकिन मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लता ने जवाब में कहा, कैसी हैं मधु जी? सबसे पहले तो गायत्री का इतना ख्याल रखने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ये सुनकर मधु ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे कैसी बात कर रही हैं, गायत्री तो मेरी बेटी जैसी है। मधु ने ये बोला ही था कि उसकी नजर उनके गार्डन पर पड़ी। उसने देखा कि गार्डन बर्बाद हो चुका था। सब के सब फूल और पंखुड़ियां टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे। ये नजारा देखकर मधु चौंक गई और उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? भाऊ! अचानक लता के पीछे से ध्रुव कूद कर बाहर आया, जिससे मधु डरकर चीख पड़ी और पीछे हट गई। महेश ने कहा,
माफी चाहता हूँ, मेरा बेटा बड़ा नटखट है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। महेश विनम्रता से बोल रहा था, लेकिन उसके लहजे में या उसके चेहरे पर माफी या अफसोस का भाव बिल्कुल नहीं था। मधु दिखावे के लिए मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर अपने दांत पीस रही थी। वो इन लोगों से इतनी छोटी सी बात के लिए पैसे किस मुंह से ले सकती थी? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रही हैं समधी जी, बच्चे का खुश रहना जरूरी है, पौधे तो फिर से लग जाएंगे। लेकिन लता ने जवाब दिया, नहीं नहीं मधु जी, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, मैं अभी ऑनलाइन फूलों की प्राइस चेक करके आपको पैसे देती हूँ। ये सुनकर मधु ने मुस्कुराते हुए कटाक्ष में खुद से ही कहा कि कितने उदार लोग हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन चेहरे पे ना दिख जाए, उसकी मधु ने पूरी कोशिश की। उसके गार्डन में पौधों को बड़ा होने में सालों लग गए थे और उसे बर्बाद होने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अब पहले जैसा गार्डन बनने में फिर से सालों लग जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए आखिर में उसने एक आह भरी और समधियों को घर के अंदर लेकर गई। लेकिन लता मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने मधु से कहा, मैं तो मानती हूँ कि अगर एक फूल भी टूटा हो तब भी आपको मुआवजा मिलना ही चाहिए। अगर मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ तो मुझे भी गुस्सा आएगा और बदला लेने का मन करेगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? दरअसल इस बात से लता मधु को बता रही थी कि उन लोगों की लापरवाही की वजह से गायत्री हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही थी। मधु भी लता का इशारा बराबर समझ गई थी, लेकिन वो कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। उसने हंसते हुए लता से कहा, अरे